पटना से लेकर दिल्ली तक कई दौर की मैराथन बैठक के बाद आखिरकार एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा पेच सुलझ गया। किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये आंकड़ा भी सामने आ गया। बीजेपी बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने इसे सोशल मीडिया पर साझा किया और बताया कि 101 सीट जेडीयू के खाते में तो बीजेपी भी 101 सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं चिराग पासवान बार्गेनिंग करने में कामयाब साबित हुए, उनको 29 सीटें मिली हैं, तो वही उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को 6-6 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा है। जैसे ही एनडीए के अंदर का उलझा हुआ पेच सुलझा, बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य मौजूद थे। एक सीटों पर विचार हुआ। बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से पहली सूची कभी भी जारी की जा सकती है, क्योंकि पार्टी ये मान रही है कि पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। पहले दौर के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन एनडीए के अंदर सीटों को लेकर के पेच फंसा था, इसलिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी नहीं हो पा रही थी, यानी बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम भी तय नहीं कर पा रही थी। लेकिन पेच सुलझते ही बीजेपी की ये सबसे बड़ी बैठक हुई, जिसमें सभी उम्मीदवारों के नामों पर विचार हुआ। अब माना यह जा रहा है कि आगे की राजनीति काफी अहम होगी, क्योंकि सभी की सीटों का बंटवारा हो गया है और सबके उम्मीदवार अब मैदान में उतरेंगे। सहयोगी विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सभी दिल्ली में हैं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट सोमवार को लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में सजा सुनाने वाला है और कोर्ट ने सभी को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर रहने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि 25 अगस्त को सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और 13 तारीख तक के लिए उसे आगे बढ़ा दिया था और आदेश दिया था कि जिन लोगों पर आरोप है सभी लोग व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों, जिसके लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सभी लोग दिल्ली में हैं। बिहार के चुनावी सरगर्मी के बीच ये सब लोग दिल्ली में डेरा डाले हैं, क्योंकि कल कोर्ट के सामने इन्हें हाजिर होना है। लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में इन सभी लोगों पर बहुत ही गंभीर आरोप है। अब देखने वाली बात है कि कल क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि आरजेडी नेताओं के तेवर अभी से ही तल्ख हो चुके हैं। सहयोगी विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रोहतक में भी एक महापंचायत बुलाई गई है और सर्व बिरादरी की ये महापंचायत जो 36 बिरादरी की है वो यहाँ पर आयोजित की गई। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया है, जिसको बाकायदा खाप पंचायत और अलग अलग बिरादरी के जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो यहाँ पर सिग्नेचर करके जो है वो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ये इतने सीनियर अधिकारी ने जो है आत्महत्या की है, हम उसका दुख प्रकट करते हैं। पूरा समाज, पूरा हरियाणा प्रदेश, एक नागरिक 36 बिरादरी जो है इस बात से आहत है और पूरे जो है हरियाणा की तरफ से जो पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि उस परिवार को हिम्मत दे और हौसला दे और एक निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, कानून के अनुसार होनी चाहिए, न किसी राजनीतिक दबाव में होनी चाहिए, न किसी सामाजिक दबाव में होनी चाहिए या न किसी अन्य दबाव में होनी चाहिए। ऐसा है, देखिए दुखद घटना है, हम सब उससे दुखी हैं और ये दुख का विषय भी है कि एक इतने बड़े अधिकारी ने आत्महत्या की है, तो इसकी जो है ना निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पारदर्शी जांच होनी चाहिए। कोई भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए, लेकिन निर्दोष को भी बलि का बकरा नहीं बनाया जाए। पूरी जांच हो, हर पहलू की जांच होनी चाहिए और उसके सरकार जो करेगी वो हमें उम्मीद है कि पारदर्शी और निष्पक्ष और सही जांच होगी, दोषियों को सजा मिले और निर्दोष जो है ना बचे। 36 बिरादरी का रेजोल्यूशन ये पास किया गया है कि अब जो है वो इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और जांच इस कदर हो कि किसी जो नेचुरल जस्टिस है, ये इन लोगों का कहना है, तमाम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, कि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिले और उसके लिए ये लोग जो है अपना ज्ञापन भी जो है आज प्रशासन को सौंप रहे हैं। धान की कटाई के बाद पराली जलाने वालों पर इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे किसानों पर सख्त कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ेगी तो 15 से 25 हज़ार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए बाकायदे नोडल अफसर तय कर दिए हैं। नोडल अफसर बाकायदे ग्रामीण इलाकों में जाएंगे और इसकी निगरानी करेंगे। सरकार का मकसद है कि किसी भी स्थिति में जो प्रदूषण है उसे रोका जाए। पिछली बार भी सरकार ने इस मामले को लेकर सख्ती दिखाई थी और पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित किया गया था। यही नहीं, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो पराली जलाएगा उसको सरकार से मिलने वाली योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। यानी जो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं दी जा रही हैं, चाहे वो घरेलू कनेक्शन की बात हो, चाहे मकान की बात हो और चाहे राशन की बात हो, ये सभी रोक दिया जाएगा। चूंकि प्रदूषण एक महत्वपूर्ण विषय है और उत्तर प्रदेश में इसे बढ़ने से इसको रोकना है। लखनऊ से उड़ने सर राम के साथ अनिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में रविवार को ट्रांसफर एक्सप्रेस देखने को मिली, जिसमें कि तकरीबन 2 दर्जन आईएएस और तकरीबन 2 दर्जन ही पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव किया गया है। इस सूची में कई जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। सबसे पहले सीनियर अधिकारियों में अगर बात की जाए तो जिले जावलकर से लेकर जो रणवीर चौहान है और धीरज गब्रियाल सचिव के पद पर हैं, उनके कार्यों में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देख रहे थे अंशुल सिंह आईएएस, उनको अल्मोड़ा जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही हरिद्वार के ही सीडीओ रही आकांक्षा कोंडे को बागेश्वर भेजा गया है जिलाधिकारी के तौर पर। साथ ही वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनको पिथौरागढ़ ट्रांसफ़र किया गया है। कहा जा सकता है कि काफ़ी लंबे समय से जो ट्रांसफ़र लिस्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी, तो वो प्रतीक्षा समाप्त हुई और इसमें कई अधिकारियों के जो कार्यक्षेत्र हैं उसमें बदलाव किया गया है। इस कार्यक्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं उसकी सूची में कई सीनियर आईएएस अधिकारी भी हैं, जबकि कुछ पीसीएस अधिकारी भी हैं, जिसमें कि आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके भी कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से महावीर नेगी। आजम खान को फिर एक बार वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। आजम खान के साथ बाकायदे एक पुलिस पिकेट के साथ पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। कुछ उनके घर पर ड्यूटी करेंगे तो कुछ आजम खान के साथ रहेंगे। जेल जाने से पहले भी आजम खान के पास वाई श्रेणी की सुरक्षा थी और इस सुरक्षा को जेल जाने के बाद दोबारा ले लिया गया था। जब आजम खान दोबारा जेल से छूट कर आए तो पुलिस लाइन में इसकी रिव्यू मीटिंग हुई और उसके बाद आजम खान को आज से वाई श्रेणी की सुरक्षा दोबारा दे दी गई है। दरअसल आजम खान इन दिनों सुर्खियों में है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया से वो नाराज चल रहे थे। अखिलेश यादव उनके घर उनको मनाने गए और इस सरकार में 100 से ज़्यादा मुकदमे आजम खान पर लिखे गए। ज़्यादातर मुकदमे जमीन कब्जे के, बकरी चोरी के और डकैती के थे। आजम खान का ये मानना है कि ये सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है। हालांकि उनकी सुरक्षा की जब बात आई तो सरकार ने एक बार फिर से उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। लखनऊ से उड़े राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज के मझारा टोकली इलाके में लगातार भेड़ियों की दहशत के बाद अब राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल वन विभाग ने जो बात बताई है वो लोगों को राहत पहुंचा रही है। वन विभाग के डीएफओ राम सिंह यादव ने आज बताया कि 4 भेड़िए इलाके में आदमखोर देखे गए थे, जिनमें से अब तक 3 भेड़ियों को गोली मारी गई है। रेस्क्यू के दौरान इन भेड़ियों को गोली मारी गई है। बीती 28 तारीख को जिस भेड़िए को गोली मारी गई थी उस भेड़िए का शव वन विभाग को मिल गया था, लेकिन जो अन्य 2 भेड़ियों को 30 की रात में और कल कई जब हमले हुए उसके बाद जब रेस्क्यू के दौरान उस भेड़िए को गोली मारी गई तो अभी तक इन 2 भेड़ियों के शव बरामद नहीं हुए। लेकिन इस बात की पुष्टि वन विभाग कर रहा है कि 3 भेड़ियों को अब तक गोली मारी जा चुकी है, इसलिए या तो वो मर चुके होंगे या फिर कहीं घायल अवस्था में छुपे होंगे। वन विभाग के डीएफओ राम सिंह यादव ने कहा कि जल्द ही इन भेड़ियों की दहशत से पूरे इलाके को निजात दिलाई जाएगी, लेकिन अभी भी एक भेड़िया वहां पर मौजूद है जो सक्रिय है और लोगों पर हमला कर रहा है। लेकिन वन विभाग की 32 टीमें, साथ ही साथ 20 सीसीटीवी कैमरे, 6 ड्रोन, 20 थर्मल सीसीटीवी कैमरे और पुलिस प्रशासन की भी तमाम टीमें इलाके में लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं।
लोगों को भेड़ियों से कैसे बचाव किया जाए, इस बात की जानकारी दी जा रही है। जगह जगह गाड़ियों और साउंड सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कवायद अभी भी जारी है। हालांकि प्रशासन और वन विभाग तमाम दावे कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब इस पूरे इलाके के लोग भेड़ियों की दहशत से निजात पा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत साहू के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, बहराइच। उत्तर प्रदेश के आगरा को अपनी धरोहर और प्राचीनतम का प्रतीक माना जाता है। अब आगरा को एक नई पहचान भी मिलने जा रही है। आगरा में विशालकाय जगह पर अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग सिटी बनाए जाने की योजना प्रस्तावित की गई है। इसे लेकर आगरा में यूपी वेडिंग इंडस्ट्री दिन के चले एक्सपो में भाग लिया है और इस एक्सपो में ये तय हुआ है कि एक जगह पर 200 एकड़ जमीन पर एक वेडिंग इंडस्ट्रीज का बड़ा हब तैयार किया जाएगा, जिसमें एक साथ 7 से 8 शादी होंगी और एक ही छत के नीचे होटल, रूफटॉप और तमाम ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो कि लोगों को आकर्षित करेंगी। बताया जा रहा है कि ये एक्सपो इतना भव्य बनाया जाएगा कि इसमें विदेशी भी अपनी शादी कर सकेंगे और इस योजना में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। अयोध्या में योगी सरकार की मंशा के अनुरूप अयोध्या को डबल डेकर बस की सौगात मिल गई है। अब लखनऊ से अयोध्या नियमित रूप से इसका संचालन शुरू हो गया है। लखनऊ से चलकर डबल डेकर बस अयोध्या पहुंची। सबसे पहले डबल डेकर बस के ड्राइवर कंडक्टर ने राम लला और हनुमंत लला का दर्शन पूजा कर आशीर्वाद लिया। ये बस पूरी तरह से वातानुकूलित है। गर्मी में शीतल हवा और ठंडी में गर्म हवा मिलेगी। इसमें 64 यात्री सवार हो सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या तक इसका किराया 243 रुपए होगा। सुविधाओं की हम बात करें तो डीलक्स सीटें लगी हुई हैं। पूरी तरह से ये बस ऑटोमेटिक है। जब तक बस का गेट बंद नहीं होगा तब तक बस स्टार्ट नहीं होगी। तो डबल डेकर बस शुरू होने से लोगों में खासी खुशी देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा में डिपो से बोडाकी तक चलने वाली मेट्रो लाइन के स्टेशनों का डिजाइन जल्द तैयार होगा, जिसमें डिजाइन सर्वे का काम अगले महीने से शुरू होने वाला है। इस कार्य के लिए 3 एजेंसियां आगे आई हैं। जो एजेंसियां बेहतर प्रेजेंटेशन देंगी, उसी अनुभव अच्छा कार्य करेंगी, उसी को लेकर उनका जो प्रस्ताव होगा वो आगे भेजा जाएगा। आने वाले 2 हफ्तों में जो एजेंसियां हैं उन्हें चयन कर पूरी प्रक्रिया ग्रेटर नोएडा डिपो से बोडाकी तक, नोएडा सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क और 38 बार, जिसमें लगातार सेक्टर 142 से लेकर लगातार जो डिपो का रूट होगा उसको तैयार किया जाएगा, जिसके बाद केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल सकेगी। हालांकि लगातार जिस तरह बोडाकी रेलवे जंक्शन बनने जा रहा है उसी को लेकर मेट्रो से लेकर डिपो से लेकर हर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। लगातार जिस तरह तेजी से यहाँ 4 लगेंगे, आने वाले समय में बोडाकी रेलवे जंक्शन से लेकर हब पूरी तरह तैयार होगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ दिल्ली एनसीआर के बाद जो बोडाकी रेलवे जंक्शन होगा वो बड़े लेवल पे बन रहा है। तैयार होने के बाद यहाँ के युवाओं के कई रोजगार के अवसर भी खुलते हुए नजर आएंगे। ग्रेटर नोएडा से तरुण गढ़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ जेल के अंदर बैठे कैदियों ने जेल कर्मचारियों के साथ मिलकर सरकारी खाते से 52,85,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जेल अधीक्षक ने सरकारी खाते में अनियमितता पकड़ी और तहरीर देकर 5 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल इस पूरे प्रकरण में जेल के वरिष्ठ सहायक मुसीर अहमद, चौकीदार अवधेश वरिष्ठ सहायक और साथ ही साथ 2 बंदी रामजीत यादव उर्फ संजय और शिवशंकर यादव ने मिलकर जेल अधीक्षक के फर्जी सिग्नेचर कर चेकबुक से यह रकम निकाल ली। जांच से तथ्य यह प्रकाश में आया कि बंदी रामजीत यादव, बंदी शिवशंकर द्वारा वरिष्ठ सहायक लेखा प्रभारी मुसीर अहमद व चौकीदार अवधेश कुमार पांडे के साथ मिलकर सरकारी धन को बंदी रामजीत के खाते में ट्रांसफर कराया गया है। इस संबंध में
जो नामजद चारों अभियुक्त हैं उनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत है, विधिक विवेचना की जा रही है। धोखाधड़ी के बाद इन लोगों के पैसे आपस में बंटवारा किया गया। साथ ही साथ रामजीत यादव ने गबन के पैसों से अपनी बहन की शादी में 25 लाख रुपए भी खर्च किए। आजमगढ़ से रामसकल यादव के साथ रवि प्रकाश सिंह। सीरत से जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई मौत के बाद गौतमबुद्ध नगर मेडिकल विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है, जहां पिछले 6 महीने में विभाग ने 118 दवाओं के सैंपल लिए गए, जिसमें 72 दवाएं मानक अनुरूप पाई गई। हालांकि 6 दवाओं के सैंपल टेस्ट फेल हो गए, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में सीरत से मौत होने के बाद दवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। गौतमबुद्ध नगर में अभियान के तहत जिस तरह कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो विभाग है लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग का साफ तौर पर कहना है किसी की जान माल का तो कोई नुकसान ना हो, किसी के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। देखना होगा लगातार सीरत को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, लगातार क्या कार्रवाई होती नजर आती है। गिरटोड़ा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। नारकोटिक और एफएसडीए की टीम ने आलमबाग के एक ठिकाने पर छापेमारी की, जहां पर कोडीन सिरप की 4 कैरेट बरामद हुए हैं। दीपक मालवानी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके पीछे वजह मानी जा रही कोडीन सिरप को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पिछले लंबे समय से इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश में कई मौतें सामने आई, जिसके बाद सरकार ने भी इस सिरप को लेकर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इस सिरप को लेकर लगातार दबिशें दी जा रही, चाहे वो मेडिकल मार्केट की बात हो, चाहे मेडिकल स्टोर की बात हो। सभी जगह तलाश किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में इस सिरप का इस्तेमाल न किया जाए। दीपक मालवानी के यहाँ 4 पेटी कोडीन सिरप के साथ कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ भी मिली हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके 4 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी। लखनऊ से वरुण राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला इस्लाम नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक धुआं दिखाई दिया। दरअसल पूरा मामला खतौली के इस्लाम नगर का है, जहां पर एक महिला ने पुराने पटाखे रखे हुए थे, जिनको उसने सुखाने के लिए अपनी छत पर रखा हुआ था। अचानक उन पटाखों में आग लग गई, जिसकी वजह से हुए धमाके में उस मकान की छत गिर गई, जिसमें इसरार जिसका मकान था उसकी पत्नी 28 वर्षीय घायल हो गई। लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को लगा कि पता नहीं क्या विस्फोट हो गया है। इस घटना के सुनते ही SSP स्वयं मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और साथ के साथ खतौली कोतवाली और अपने स्टाफ को निर्देशित किया कि पूरे मामले की सही जांच कर दी जाए और घायल इसरार की पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके साथ साथ ही अब मुजफ्फरनगर जनपद में दिवाली को लेकर जो लोग पटाखा बेच रहे हैं या पटाखे का स्टॉक कर रखे हुए हैं, चाहे वे किसी भी रूम में हो, इस बात की जांच में भी पुलिस जुट गई है। क्या किसी के पास ऐसा कोई विस्फोटक जखीरा जमा तो नहीं है, किसके पास लाइसेंस है, इनकी भी जांच शुरू कर दी गई है। ऊपर छत पे पटाखे पुराने कोई सुखा रही थी, उसमें विस्फोट होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मेरे द्वारा निरीक्षण घटनास्थल भी किया गया है। इंस्पेक्टर और CO ने भी दे दिया है। तो अभी फिलहाल ये प्रथम दृष्टया जो लग रहा है उसमें कि निश्चित तौर से पटाखे जो है उसमें ऊपर छत पे सुखाए जा रहे थे और उसमें जो उस पर फट गया है, उस फटने से जो है उनको चोट भी लगी है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, कोई घटना उनकी जीवन खतरा नहीं बताया जाता है। डॉक्टर से बात हुई, अब बाकी इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि इस तरह का कोई कार्य न करें, इससे जीवन को खतरा हो, साथ ही साथ इसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुजफ्फरनगर से न्यूज स्टेट के लिए अरविंद चौधरी। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन जारी कर दी है। मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है और नक्सली मारे भी जा रहे हैं। वहीं आज छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। नगरी थाना क्षेत्र के परसिया चंदबहरा मार्ग पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने 10 किलो का टिफिन बम लगाया था। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को टिफिन बम बरामद हुआ, जिसको बड़ी सावधानी से सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सलियों द्वारा परसिया से चंदनबहरा जाने वाले कच्चे सड़क के मध्य
आईडी लगाया गया है तथा आसपास के जंगल क्षेत्रों में नक्सलियों की उपस्थिति बनी हुई है, जिस पर नक्सल ऑपरेशन प्लान के तहत डीआरजी तथा बीडीएफ की टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर बीडीएफ टीम सतर्कतापूर्वक डीआरजी की प्रोटेक्शन में उस 10 किलो कमांड टिफिन आईडी को निकालकर जमीन से निकालकर निष्क्रिय किया तथा उसको विस्फोट कराकर नष्ट किया गया। इस प्रकार नक्सलियों के मंसूबों और इरादों को नाकाम किया गया। अज्ञात नक्सलियों के विरुद्ध थाना नगरी में यूरिया तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की है। न्यूज स्टेट के लिए मैं राज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा पटाखों की सप्लाई वाराणसी से होती है और ऐसे में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लगातार कुंटलों के कुंटल अवैध पटाखों का जखीरा वाराणसी से बरामद होता आया है और इस बार भी लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और वाराणसी के ग्रामीण अंचल बड़ा गांव से लगभग कुंटलों के कुंटल पटाखे बरामद हुए हैं, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। बताया जा रहा है कि लगभग 9 करोड़ रुपए से भी अधिक पटाखों को पुलिस ने जब्त किया है और इस पूरे पटाखों को भंडारण करने का जो पूरी तरीके से जिम्मेदार है, यानी कि पूरी तरह से इस गोदाम का जो मालिक है शेख मोहम्मद आसिफ को पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बताया जा रहा है बनारस फायरवर्क्स के नाम से अपनी फर्म चलाने वाले शेख मोहम्मद आसिफ जितने का लाइसेंस लिए हैं उससे कहीं अधिक पटाखों का भंडारण अवैध तरीके से करता हुआ पाया गया है और पुलिस की छापेमारी में लगभग कुंटलों पटाखों को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि 9 करोड़ रुपए से भी अधिक का पटाखा पुलिस ने जब्त किया है। यानी कि वाराणसी में किस तरीके से दिवाली के समय अवैध तरीके से बारूद के जखीरे को यहाँ पर भंडारण किया जा रहा है, जिसे लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल यहाँ पर पंडित दीनदयाल छात्रावास में रह रहे छात्रों ने छात्रावास के बाहर पॉलिथीन में पेट्रोल भरकर उन्हें बमनुआ बनाकर जमकर उनको फोड़ा और जब धमाका हुआ तो वहां पर जमकर डांस भी किया। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है, जो कि अब वायरल हो रही है। दरअसल मेरठ में चौधरी चरण विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल में करीब 200 छात्र रहते हैं और इन छात्रावास के बाहर कुछ छात्रों ने पेट्रोल पंप बनाकर जमकर आतिशबाजी की और आतिशबाजी की वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि एक के बाद एक कई विस्फोट किए गए। इस मामले का संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए छात्रावास में रह रहे 200 छात्रों को नोटिस भेजा है और उनसे जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि छात्रावास के चीफ वार्डन दिनेश कुमार ने कहा है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषी छात्रों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला मेरठ में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इस तरह आग का खेल खेलने से कहीं न कहीं एक बड़े हादसे को भी दावत दी जा रही थी। फिलहाल इस मामले में आरोपी छात्रों की पहचान का अभियान शुरू हो गया है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। 15 अक्टूबर से जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो बिजरानी जोन था वो बंद कर दिया गया था बरसात के चलते। अब उस जोन को खोलने की तैयारी चल रही है और इसके साथ ही जो दुर्गा देवी गेट है और जो ढिकाला गेट है वो अगले माह से खोला जाएगा। आपको बता दें कि जब मानसून सीजन शुरू होता है तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो पर्यटन जोन है उनको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद मानसून गश्त यहाँ पे की जाती है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इस समय जो है पर्यटन सीजन बंद होता है। लगातार इस बीच मानसून के चलते जो है सड़कें भी यहाँ की ख़राब हो गई थी, उनको सही किया जा रहा है क्योंकि ताकि जल्द से जल्द इन जो पर्यटन जोन है जो बंद है इनको खोला जाए। 15 अक्टूबर से हमारा जो बिजरानी जोन है वो खुलता है और फिर 15 नवंबर से जो सबसे फेमस जो जोन है ढिकाला जोन वो भी खुल जाता है। इस बार वर्षा की वजह से काफ़ी तबाही हुई है, रोड्स वगैरह काफ़ी डैमेज हो गई हैं। हमने पर्यटन सीज़न के लिए, नए पर्यटन सीज़न के लिए तैयारी इस बार थोड़ा जल्दी शुरू कर दी है ताकि समय रहते हुए हमारा जो पर्यटन है वो शुरू हो सके। देखिए, बिजरानी जोन जो कि 15 अक्टूबर से लेके 30 जून तक ओपन रहता है और बिजरानी बहुत फेमस एरिया है कॉर्बेट का, तो बहुत सारे टूरिस्ट इसका इंतज़ार करते हैं
और अभी से 30 अक्टूबर तक या उससे आगे की डेट में भी सोल्ड आउट हो चुका है। और आगे इसके बाद में 15 नवंबर से ढिकाला भी ओपन होने जा रहा है, जिसमें कि गेस्ट हाउस गवर्नमेंट के अंदर जो गेस्ट हाउस हैं उसकी बुकिंग है। जिनको रात्रि विश्राम करना है गेस्ट वहाँ रुकते हैं। तो गेस्ट और जितने भी टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत उत्साहित हैं। जो पर्यटन जोन जब खुलते हैं तो इसमें नेचर गाइड हो, चाहे जिप्सी चालक हो, और इसके साथ जो रिजॉर्ट कारोबारी है, पर्यटन को लेके काफ़ी लोगों में उत्साह है, क्योंकि अभी तक जो है पर्यटन बंद था। अब जो है पर्यटन खुलेगा तो इससे भी इनको रोजगार मिलेगा और काफ़ी लोगों को इसको फ़ायदा होता है। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज़ स्टेट।